हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जियोग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ताइवान स्टेट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कामेंग रिवर को लेकर के, तो कामेंग रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो अरुणाचल प्रदेश से कामेंग रिवर का ओरिजिन होता है और फिर आसाम में आकर के कामेंग रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है। मीन्स कामेंग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। जो कामेंग रिवर है उसके ईस्टर्न पार्ट पर दाफला हिल्स लोकेटेड है, वहाँ पर दाफला ट्राइब रहती है, और इसके वेस्टर्न पार्ट पर अक्का हिल्स है जहाँ पर अक्का ट्राइब रहती है। ये जो कामेंग रिवर है वो न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर 3.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड जैसे इशू हुए और इस कामेंग रिवर में मास फिशिंग डेथ देखने को मिली, जिसकी वजह से कामेंग रिवर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ईडी ने एमवे जो कंपनी है उसकी जो एसेट्स हैं उसको लेकर के रिकॉग्निशन ली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बात बोली है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी एजेंसी है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम के अंडर काम कर रही है। 36 बैंक अकाउंट इसके आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर 345.994 करोड़ जो उसका बैलेंस जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। ईडी ने यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स अपनी तरफ से रखी हैं कि 2002-2003 से ये जो कंपनी है इसके जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको अगर हम ओवरव्यू करें तो 2002-2003 से 2021-22 के बीच में इन्होंने 27,562 करोड़ का जो बिजनेस है उसको यहाँ पर इंडिया में ऑपरेट किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात बोली है कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि मेंबरशिप दी जाती है इस कंपनी की, फिर मेंबरशिप में जो प्रोडक्ट्स हैं जो अगर हम कंपैरिजन करें अदर रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट से तो काफ़ी ज़्यादा हाईली जो इसकी जो प्राइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर ईडी ने अपनी बात ये रखी है कि वो पर्सन जो वो पॉपुलेशन या फिर वो पर्सन जो इस कंपनी से जुड़ते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हाई पेमेंट करना पड़ता है इनके प्रोडक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से जो पर्सन जो पॉपुलेशन जिनकी जो इनकम है उसको इनडायरेक्टली खर्च करवाया जाता है इस कंपनी के लिए, और ये जो कंपनी है वो एक पिरामिड बेस में अपने आप को फॉर्म कर रही है। तो इसको लेकर के ईडी ने जो भी इसकी एसेट्स हैं उसको लेकर के रिकॉग्निशन की है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। 1 मई 1956 को इसको बनाया गया था डायरेक्टरेट, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसको शुरुआती समय में, और इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से सबसे पहले इसको फॉर्म किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये आता था। फिर बाद में 1957 में इस यूनिट का रीनेम कर दिया गया और इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से रखा गया। तो आंसर ये है, मतलब इसका सीधा सा आपको ये बात समझ में आई कि जब ओरिजिन हुआ ईडी का तब इसका नेम अलग था, बाद में 1 ईयर लेटर इसका जो नेम है वो चेंज किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। हमारे इंडिया में इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम होते हैं, कोई भी इकोनॉमिक लॉज हैं, उनको इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ईडी। और प्रेजेंट टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ही आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कोविड को लेकर के यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को बोला है कि आप कोविड-19 से रिलेटेड जो भी डेली अपडेट्स है वो आप हमें प्रोवाइड करोगे कि आपके यहाँ पर केसेस किस तरीके से हाइक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लखीमपुर वायलेंस केस। आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके जो सन हैं वो एक तरीके से डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, तो उसको लेकर के उनकी बेल को लेकर के अप्लाई किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो उनकी बेल को जो ग्रांट किया गया उसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट में
इसको दोबारा से एक तरीके से ये जो भी बेल ग्रांट हुई इसको मतलब आंसर देने के लिए कि ये जो बेल जो दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ग्रांट की थी उनको बेल को, उनकी बेल उसको कैंसिल कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि लखीमपुर खेरी केस में जो आशीष मिश्रा जो थे वो प्राइम अक्यूज थे, जो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे हैं। ओके, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि देखो जो भी विक्टिम होते हैं उनको इनसे रिलेटेड ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो पेज नंबर 10 पर बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर वायलेंस केस में क्या बात बोली है। और यहाँ पर भी स्टेट को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है। सबसे पहले तो ये बोला है कि जो विक्टिम होते हैं उनको हर लेवल पर सुनवाई का अधिकार होता है। मतलब उनकी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आप पुलिस स्टेशन में जाओ, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के किसी भी लेवल पर जाओ, जब उसकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तब उनसे रिलेटेड हर बात जो है वो सुनी जानी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली गई है कि इस केस को लेकर के जो स्टेट है उसको इंटरवेन करने की जरूरत है। जब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल को ग्रांट किया तो यहाँ पर स्टेट को इंटरवेन किया जाना चाहिए था कि जो भी है, जो भी केस है, इसका जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आया है, तो जो भी इसमें यहाँ पर जो विक्टिम है उनको कंपनसेट करने के लिए हमें कोशिश की जानी चाहिए कि केस का जब तक प्रोसीजर कंप्लीट ना हो इस तरीके से जो बेल है वो ग्रांट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि इस तरीके से जो स्टेट है उसको अपना जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो इस तरीके से रखा जाना चाहिए था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर के डाटा दे रखे हैं कि मार्च से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो रेगुलर इंक्रीज होती जा रही है। इंडिया में मार्च में 14.55% जो इन्फ्लेशन है, जो लगभग लास्ट 4 मंथ्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो होलसेल प्राइजेज जो हैं वो सबसे हाईएस्ट हिट कर रहे हैं। ओके, फरवरी में 13.11% यहाँ पर देखने को मिला था। इस आर्टिकल में अलग अलग लेवल पर बताया गया है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हुआ है उसकी वजह से ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस, एनर्जी के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्फ्लेशन है वो इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होगा उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी हैं अभी ऑक्शन को लेकर के कि 5G सर्विसेज का जो ऑक्शन होगा उसमें ये बेसिक पॉइंट्स होंगे। इसमें एक तो उन्होंने जो टर्म है उसको लेकर के यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं वो रेगुलेटर को लेकर के बात बोली है कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप कुछ चेंजेस किए। एक तो जो मनी है उसको काफ़ी ज़्यादा हाइक रखा गया है, तो यहाँ पर 35 to 40% जो रिजर्व प्राइजेज रखा गया है उसमें कट करने की बात की गई है ट्राई से। इसके अलावा ये बोला गया है कि आपने 20 ईयर्स का जो टाइम लिमिट रखा है कि 20 ईयर्स के लिए ये जो भी ऑक्शन किए जाएंगे वो बेनिफिशियल रहेंगे, लेकिन उसको 30 ईयर्स के लिए जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने बोला है कि 30 ईयर्स के लिए आपको क्या रखना है, इसको आप रेगुलेट करने की पावर दीजिए। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो 5G नेटवर्क का जो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर ऑक्शन होगा, अगर हम कंपैरिजन करें जापान और साउथ कोरिया जहाँ पर इस तरीके का नेटवर्क की ऑक्शन जो है उसको अवॉइड किया जाता है, इसके बजाय वहाँ पर डिस्क्रिशनरी अप्रोच टू स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में स्ट्रक डाउन किया था 2G लाइसेंस को, उसके बाद में ये जो पॉलिसी है जो जापान और साउथ कोरिया में फॉलो की जाती है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और हमारे यहाँ पर ऑक्शन की जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है इंडियाज टेलकोस पॉइंट टू द फैक्ट दैट एवरी टुडे देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट in their infrastructure required to cover the length and breadth of the country and simultaneously ensure optimum reach and availability of signals in dense urban areas is somewhat constrained by the high cost of spectrum relative to the global average as well as one of the lowest realization in term of average revenue per user। यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो इंडिया की जो
जो विड्थ है और जो लेंथ है वहाँ तक हमें स्प्रेड करना है 5G कम्युनिकेशन को। तो अगर प्राइजेज हाइक रहा तो एक तरीके से जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको हाइक प्राइस देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अपना जो हमने स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने का जो रेवेन्यू का जो गोल लिया है उसमें इंडिया अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर सकता है कि दोबारा से जो भी हमने रिकमेंडेशन दी है दोबारा से उसको हम रिव्यू करें और जो भी हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहे, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहे और हमारी जो इकोनॉमी है द इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड एनी फर्दर डिस्ट्रप्शन इन द लिंचपिन सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्टअप मिले, सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन भी देखने को मिले और जो 5G टेक्नोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिले। तो दोबारा से एक बार जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं उनको दोबारा से ओवरव्यू किया जाए ताकि एक राइट प्राइस जो है वो डिसाइड किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के इंडिया का जो स्टैंड है उसको लेकर के एक तरीके से क्वेश्चन करने की बात रखी गई है कि क्या इंडिया क्रिटिसाइज कर सकता है क्या रशिया यूक्रेन कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है उसको लेकर के। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बात बताई है 2018 की कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हुई थी तब इसी तरीके से बार बार जो भी उनकी तरफ से डेलीगेशन है यूएस की तरफ से वो इंडिया की विजिट पर थे कि ईरान के साथ में जो भी आपके रिलेशन हैं उनको आप मेंटेन करना कम कीजिए क्योंकि हमने एक तरीके से उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर कुछ सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है क्योंकि 2015 में जो एग्रीमेंट है वो अच्छे तरीके से बेनिफिशियल नहीं है। ईरान जो है वो अपने पॉइंट्स के ऊपर रेगुलर नहीं रह रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर यूएस का साथ देते हुए ईरान के साथ में जो भी हमारे रिलेशंस हैं उनको रोकने की, उन पर कुछ एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इंडिया ने कोशिश की। अब सेम तरीके का इश्यू ये होता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, उसके बाद में हम रेगुलर देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे प्रेस्टिजियस डेलीगेशन जो है वो इंडिया की विजिट पर हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया का यूएस के साथ में वहाँ के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में वर्चुअल डिस्कशन हुआ। वहाँ के एनएसजी के जो डेप्टी मेंबर हैं वो इंडिया की विजिट पर रहे। इसके अलावा 2+2 डायलॉग के दौरान भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक आंसर भी देने की कोशिश की थी कि आप इंडिया के ऊपर, हालांकि हम खरीद रहे हैं जो एनर्जी प्लस अप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। ओके, हम हमारी कंट्री स्पेसिफिक जो बात सोचते हैं कि हमारी कंट्री को एनर्जी की ज़रूरत है तब जा कर के हम उससे मनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर से जो एनर्जी है उसको बाई कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया जो है, इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बात रखी कि आपको यूरोप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जितना काम हम लगभग 1 महीने में कर रहे हैं वो तो लगभग 1 दिन में कर देते हैं, 1 दोपहर में कर देते हैं, 1 घंटे में कर देते हैं। इतना एनर्जी का बाई किया जा रहा है रशिया से यूरोप के द्वारा। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि देखो बहुत सारी चीज़ें ये बार बार ये जो आर्टिकल, ये जो इशू है इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर वही पॉइंट्स रखे गए हैं कि इंडिया क्यों रशिया का साथ दे रहा है, क्योंकि इंडिया एक तो बहुत ही पुराना जो ओल्ड अलाई है इंडिया का रशिया, हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो S-400 डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी हमें रशिया की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया और चाइना की जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के कुछ अपने कंसर्न हैं। इसके अलावा इंडिया अपने जो ट्रेड है रशिया के साथ उसको मेंटेन करने के लिए, जब उनका जो इंटरनेशनल सिस्टम है, मनी सिस्टम, जो मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है, जब उस पर रोक लगाई गई तो यहाँ पर इंडिया ने अपना जो सिस्टम है उसको इन्वेस्टमेंट करने की या उसको रेगुलर करने की बात रखी है। तो ओके, तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो इंडिया के अपने कंसर्न हैं, यूएस के अपने कंसर्न हैं। अब इंडिया जो है, जिनमें यूएस शामिल है जिन ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स के साथ में रेगुलर अपने जो रेगुलेशंस है उनको बनाने में भी इंडिया को काफ़ी इजी फील हो रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो RIC जो ग्रुप है उसमें भी इंडिया ईजिली जो है वो मेंटेन कर रहा है, रशिया, इंडिया और चाइना। अदर ग्रुप्स में भी इंडिया बेहतरीन तरीके से, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी इंडिया बेहतरीन तरीके से अपने रोल को प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात रखी गई है कि इंडिया को अपना स्टैंड क्या रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, चाहे आप UN में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन की बात मान लो, परमानेंट मेंबर्स में या फिर NSG ग्रुप के लिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रशिया ने हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया है।
तो यहाँ पर फिर बाद में क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या हमें एब्सटेन करना चाहिए या फिर प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए या फिर जो रशिया के खिलाफ में अपने स्टेटमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में इंडिया के दोनों स्टैंड रखे गए हैं कि इंडिया जो है वो किसी भी कोई भी ग्लोबली इशू जो है उसमें अपना पॉइंट नहीं रखेगा। ओके, इसके अलावा दूसरी बात ये रखी गई है कि देखो हम किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर के एक्सप्रेशन विदाउट फियर what the government fails to explain however is why any of these regions prevent it from criticizing Russia for what is quite obviously a brutal invasion by one country on another। ओके, एक कंट्री दूसरे के ऊपर इस तरीके से एनक्रोच कर रही है और फिर भी हम रशिया को अगर एक तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसके कुछ रीजन्स हैं। ओके, कुछ रीजन जो हैं वो हमें प्रिवेंट कर रहे हैं। 2003 में डिस्पाइट ए ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द यूएस दैट वाज फाइनली टर्निंग ए कॉर्नर आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट, द इंडियन गवर्नमेंट brought a resolution to parliament that deplored the action of the coalition led by US for its war on a sovereign Iraq, calling the invasion unacceptable। 2003 में जब यूएस ने सेम इसी तरीके का प्रोसीजर किया था तो हमारे इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल बात रखी थी। Despite India's difference with the US on the war, the government would continue to develop bilateral relations। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर किसी कंट्री का आप इस तरीके से क्रिटिसाइज भी करते हो, फिर भी यूएस का हमने 2003 में क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हर कंट्री को सर्वाइव करने के लिए दूसरी कंट्री की नीड जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि रशिया के जो एक्शन है यूक्रेन के खिलाफ, वहाँ पर हमें जो हमारी गवर्नमेंट है, भले ही हमारे बहुत सारे पर्सनल कंसर्न हैं, पर्सनल बातें हैं जिसमें रशिया हमें सपोर्ट करता है, लेकिन इस तरीके से जो एनक्रोच है कोई भी कंट्री की जो इंडिपेंडेंट पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए इस तरीके के जो सैंक्शंस हैं वो होने चाहिए और उनके खिलाफ में एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव नेचर रखना चाहिए कि आपने जो एनक्रोच किया है वो गलत है। भले हमारे रिलेशन है, हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन रहें, लेकिन आपने जो एनक्रोच किया है वो गलत है। Government could look no further at the explanation on neutrality that Prime Minister Jawaharlal Nehru gave during a speech in the US in 1949, a few years before the Bandung Conference that led India to non-aligned movement। Okay, we are neither blind to reality nor do we propose to acquiesce in any challenge to man's freedom from whatever quarter it may come। Where freedom is menaced or justice threatened or where aggression take place, we cannot and shall not be neutral। ओके, तो ये इंडिया का स्टैंड है कि अगर इस तरीके का एग्रेशन देखने को मिला हमें वर्ल्ड लेवल पर तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो इंडिया को यहाँ पर अपने बायलेटरल रिलेशंस की टेंशन ना लेते हुए जो क्रिटिसाइज है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी इंडिपेंडेंट कंट्री को इस तरीके से एनक्रोच कर रहे हो वो गलत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर श्रीलंका में बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको लेकर के इंडिया को क्या क्या लेसन सीखने चाहिए। सबसे पहले तो राइटर ने ये बोला है कि वहाँ पर दो ग्रुप सिंगलीज एंड तमिल, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम हुई। ओके, वहाँ पर एक तरीके से सिविल वॉर देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिले। तो सेम इसी तरीके के इंडिया में भी इशू हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी में काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिलता है। तो इंडिया को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि श्रीलंका में जिस तरीके से प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस इस कारण से इंक्रीज हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कम रहा। तो इंडिया में भी जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट अपनी हाई अप करे खुद को। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया कि हम टूरिज्म को इंक्रीज करेंगे, और जो अदर सेक्टर जहाँ पर उनको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए था उनके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि इंडिया को अपना जो सेल्फ रिलायंट जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए हर एरिया में, चाहे ऑयल सीड हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट हो। इन सभी का इंडिया को डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि कभी इशू भी क्रिएट हो तो इंडिया को इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो श्रीलंका में जो प्रॉब्लम है उससे हम लेसन सीख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर यूके जो गवर्नमेंट है उन्होंने रवांडा के साथ में एक प्लान साइन किया है। इसमें इशू ये है कि अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पर टाइम के साथ में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसको लेकर के यूके की गवर्नमेंट ने ये कॉम्बैट करने के लिए
According to the UK government, this is to combat people smugglers who often charge exorbitant prices from vulnerable migrants to put them on unseaworthy boats from France to England that often lead to mass drownings. Okay, हम बार बार ये देखते हैं कि यूके और यहाँ पर ये आप मैप देखिए यूरोप का, ये फ्रांस है और ये है यूके. ओके तो यहाँ पर बहुत बार ये जो इंग्लिश चैनल है यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं. ओके ये कौन से स्टेट है, ओके ये कौन से स्टेट है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. यहाँ पर बहुत बार इश्यू देखने को मिलते हैं कि यहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ पर एक तरीके से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्राउनिंग्स देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं. तो यूके ने कोशिश की है कि जो भी इलीगल तरीके से हमारे यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं उनको रोका जा सके. अब यहाँ पर एंट्री कौन से कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो सारे कंट्री जहाँ पर इंटरनल कुछ इशू चल रहे हैं, जैसे कि वॉर टॉर्न कंट्रीज़ सूडान, अफगानिस्तान, यमन, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, इराक, यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली यूके में एंट्री करने की कोशिश करते हैं. 2018 में 297 जो पर्सनस हैं उनकी संख्या हमें देखने को मिली कि उन्होंने एंट्री की, और 2021 में इनकी संख्या जो है वो 28,431 तक इंक्रीज हो गई है. किस तरीके से जो माइग्रेंट्स हैं वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यूके ने अब प्लान किया है कि हम रवांडा में जो भी लोग वहाँ से उन कंट्रीज से आ रहे हैं तो वहाँ पर प्लान किया है, रवांडा के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, अफ्रीकन कंट्री है रवांडा, वहाँ पर उनके साथ में एक डिस्कशन किया है, एग्रीमेंट किया है कि हम आपको असिस्टेंस देंगे, मनी देंगे, आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, जो भी लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहीं पर रहने दिया जाए, और इसके लिए प्रोजेक्ट साइन हुआ है. तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सिर्फ जो यूके है उन्होंने ही इस तरीके से जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने की कोशिश की है. इससे पहले भी 2001 के टाइम में 2000 के टाइम में जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने पपुआ न्यू गिनिया के साथ में, इसके अलावा नोरू जो है उसके साथ में इसी तरीके के एग्रीमेंट साइन किए थे, लेकिन अभी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है इस चीज़ का, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर. हमारे आर्मी के नए चीफ होंगे मनोज पांडे. ठीक है, मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है वो न्यू आर्मी चीफ होंगे, और पहली बार ऐसा होगा कि कोई इंजीनियर जो है वो आर्मी चीफ रहेगा. ओके यहाँ पर ये बताया गया है कि सीडीएस की पोस्ट, जनरल बिपिन रावत की डेथ के बाद में सीडीएस की पोस्ट जो है वो खाली बनी हुई है और वैकेंट है वो सीट भी. तो अभी जो मनोज नरवणे जो हैं, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं 30 अप्रैल को. तो ये जो पोस्ट है उसके लिए वो बिल्कुल सही हैं, एक तरीके से अगर हम देखें तो फिट हैं इस पोस्ट के लिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको वो सभी को कंप्लीट करते हैं. और सीडीएस की पोस्ट आप सभी को पता है कि कारगिल वॉर जब हुआ था उसके बाद में जो रिव्यू कमेटी बनी थी उन्होंने सबसे पहले एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमें एक ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए जो ट्राई सर्विसेज और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बीच में क्या करे, कोऑपरेशन का, कोलैबोरेशन का रोल प्ले करे. तो इस सीडीएस की पोस्ट जो है वैकेंट है. अब इस पर किसको अपॉइंट किया जाता है ये हमारे लिए क्वेश्चन है. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल जो है वो यह अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि विक्टिम हैज़ ए लीगली वेस्टेड राइट टू बी हर्ड, कि उनको हर पॉइंट पर सुना जाएगा, ये उनके पास में एक लीगली राइट है. ओके यहाँ पर एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने को मिला है कि नासिक पुलिस ने एक बात बोली है कि आप बिना परमिशन के जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते. देखो हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को एक बेहतरीन तरीके से अगर मेंटेन किया जाए तो ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. लेकिन अगर डाइवर्सिटी में हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई तो अभी श्रीलंका में जो हम इशू देख रहे हैं उसका एक मेजर रीजन, एक बेसिक रीजन जो है वहाँ पर जो भी सिंगलीज और तमिल में जो इशू देखने को मिला था वो इशू भी इफेक्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है. ओके तो इस तरीके की जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के पर वर्क करना चाहिए, ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट के थ्रू, ताकि जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यहाँ देखिए एक सेकेंड. गुरु तेग बहादुर जो सिख रिलीजन में 9th नंबर के गुरु थे,
उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको रेड फोर्ट पर मनाया जाएगा। 400 उनकी बर्थ एनिवर्सरी ये रहेगी। और ये जो भी प्रोसीजर है, ये जो भी प्रोग्राम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन के थ्रू इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर सिख रिलीजन में 9th नंबर के गुरु थे। टोटल 10 गुरु उसमें हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो ही हमारे गुरु हैं। हमारे जो भी गुरु थे वो उन्होंने इसमें एंट्री कर ली है। ओके। और गुरु हरगोबिंद जो 6 नंबर के गुरु थे, उनके ये सबसे यंगेस्ट सन थे। यहाँ पर अगर इनसे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो औरंगजेब जो 6th मुगल एम्परर थे, उन्होंने इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। और 2003 में नानक शाही कैलेंडर जो रिलीज़ किया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा, उन्होंने हर साल 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में गुरु तेग बहादुर को, उनका जो मार्टेरडम है उसको रिमेंबर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि मेघालय और असम के बीच में एक जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हुआ कि लैंड एरिया या फिर बॉर्डर एरिया को लेकर के जो इशू था उसको कंप्लीट करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर जो रीजनल काउंसिल है उन्होंने इसका अपोज किया है कि आपने हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया है। ओके। तो आपको ये इसमें ये बताया गया है कि शेड्यूल 6 के अंडर जो मेघालय है वहाँ पर कुछ रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि शेड्यूल 6 किससे रिलेटेड है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज शेड्यूल, शेड्यूल होता क्या है। ओके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। फॉरेन पेज पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रखा है कि नॉर्थ कोरिया जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि वहाँ पर डिफेंस वेपन का रेगुलर टेस्ट किया जा रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। और स्वीडन जो कंट्री है वहाँ पर कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।